स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग पढ़ेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय के अंतर्गत समंक या तथ्य क्या होते हैं, समंक अथवा तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, समंक या तथ्यों के स्रोत कौन कौन से हैं और वह कौन सी कसौटियां हैं, कौन से बिंदु हैं, कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान हमें तथ्यों के संग्रहण के समय रखना चाहिए। अगर उन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो फिर जो समंक संग्रहण की प्रक्रिया है वो दूषित होगी, जिससे हमारा संपूर्ण अनुसंधान कार्य प्रभावित होगा और हम अनुसंधान के माध्यम से विश्वसनीय परिणाम नहीं ला पाएंगे। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत एक रिसर्चर को यह पता ही होना चाहिए कि समंक अथवा तथ्य, जिसको आंग्ल भाषा में डाटा कहा जाता है, क्या होता है और इसके संग्रहण की प्रक्रिया क्या होती है। तो हम आप लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समंक संग्रहण की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले समंक के लिए तथ्य शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं कहीं आपको आंकड़ा शब्द भी मिलेगा। तो आंकड़ा, तथ्य और समंक, इन तीनों को यहां पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तीनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, जिसके लिए आंग्ल भाषा में डाटा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, डाटा शब्द यूज किया जाता है। तो कहीं भी अगर आपको अलग शब्द मिले तो आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर अंग्रेजी में डाटा शब्द दिया गया है तो तुरंत समझ जाइएगा कि यह समंक, तथ्य या आंकड़ों के बारे में ही यहां बात हो रही है। जब शोधार्थी द्वारा शोध समस्या का चयन कर लिया जाता है, शोध समस्या के संभावित समाधान हेतु परिकल्पना तैयार कर ली जाती है, उस परिकल्पना के परीक्षण हेतु आंकड़ों के, तथ्यों के संग्रहण की जरूरत पड़ती है। क्योंकि परिकल्पना के अनुरूप अगर आंकड़ों का संग्रहण नहीं किया जाता, तब जो हमारा प्रस्तावित समस्या समाधान होता है, अर्थात जो हमारी परिकल्पना होती है, उसे हम स्वीकृत और अस्वीकृत नहीं कर सकते। अर्थात शोध समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा और शोध कार्य अपूर्ण रहेगा। ऐसे में एक शोधार्थी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह आंकड़ों का संकलन करे, न केवल आंकड़ों का संकलन करे अपितु शुद्ध ढंग से या शुद्ध आंकड़ों का संकलन करे, समंकों का संकलन करे, जिससे कि उन समंकों का विश्लेषण करके एक उचित, सार्थक और प्रभावी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। तो समंक या डाटा कलेक्शन या समंक निर्माण या समंक एकत्रीकरण, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो, या संकलन शब्द सबसे बेहतर होगा कि समंक संकलन से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है। अब यहां इसको डिफाइन किया जा रहा है कि समंकों के संकलन की प्रक्रिया क्या है। तो समंक संकलन या आंकड़ों के संग्रहण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जिसमें तथ्यों को संग्रहित किया जाता है, उनका शुद्ध संग्रहण होता है और यह किसी भी शोध कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। किसी भी अनुसंधान योजना में तथ्यों का संग्रहण, डाटा कलेक्शन एक इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। किंतु डाटा कलेक्शन के समय शोधार्थी को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह जिन स्रोतों से
आंकड़ों का संग्रहण कर रहा है वह स्रोत विश्वसनीय और वैध होने चाहिए। स्रोत ऐसे होने चाहिए जिनसे विश्वसनीय और वैध आंकड़ों का संग्रहण हो सके। तो ये तो बात हुई आंकड़ा या डाटा कलेक्शन की कि शोध कार्य हेतु हमें जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है उन आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया ही समंक संग्रहण की प्रक्रिया कहलाती है, आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया कहलाती है। अब इस टॉपिक या प्रकरण के अंतर्गत जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है तथ्य या समंक के प्रकार, या यूं कहिए कि आंकड़ों के प्रकार। आंकड़े या तथ्य या समंक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक समंक से तात्पर्य ऐसे समंक से है जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार बिल्कुल नए ढंग से एकत्रित किया जाता है। अर्थात जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वह शोधार्थी द्वारा प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, इससे पहले उन समंक या आंकड़ों का संग्रहण किसी द्वारा नहीं किया गया होता है। अर्थात शोधार्थी स्वयं अपने प्रयास से, अपने सेल्फ एफर्ट से स्रोतों के संपर्क में जाकर के आंकड़ों का संग्रहण करता है। ऐसे आंकड़े जो है प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। दूसरा है द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक में जो रिसर्चर होता है, जो शोधार्थी होता है, वो स्वयं डाटा कलेक्शन नहीं करता। अर्थात वह स्वयं सर्वे में जाकर के दरवाजे दरवाजे पे जाकर के व्यक्ति व्यक्ति से नहीं मिलता है। अर्थात वो प्राथमिक प्रयास आंकड़ों के संग्रहण हेतु नहीं करता, अपितु पहले से ही संग्रहित आंकड़ों से वह अपनी आवश्यकता अनुसार अपने शोध कार्य के प्रकृति के अनुरूप शोध के लिए आवश्यक जो डाटा होते हैं, जो आंकड़े या तथ्य होते हैं, समंक होते हैं, उनको वो कलेक्ट कर लेता है। अर्थात एक प्राथमिक आंकड़े स्वयं रिसर्चर या शोधार्थी द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, अर्थात उसका अपना व्यक्तिगत प्रयास होता है, जबकि द्वितीयक आंकड़ों में वह उसका व्यक्तिगत प्रयास नहीं होता, अपितु किसी संस्था या किसी रिसर्चर द्वारा पहले से ही उन आंकड़ों का संग्रहण किया गया होता है और वर्तमान शोधार्थी उन आंकड़ों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप यूज करता है। ऐसे आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े या द्वितीयक समंक कहा जाता है। इन दोनों समंकों को या समंक के दोनों प्रकारों को समझना नितांत आवश्यक है कि प्राथमिक समंक या प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं और द्वितीयक समंक या द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। दोनों के कलेक्शन को लेकर के मेजर डिफरेंस है। दोनों में मुख्य अंतर जो है उसके कलेक्शन प्रोसेस को लेकर के है। जो आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया है वो प्राथमिक आंकड़ों में मौलिक होती है, अर्थात रिसर्चर द्वारा स्वयं संपादित की जाती है, जबकि द्वितीयक आंकड़ों में वह अनूदित होती है, अर्थात वह मौलिक नहीं होती है, पहले से ही वह आंकड़े संग्रहित होते हैं जिसे रिसर्चर अपनी आवश्यकता के अनुरूप यूज कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, जिसका अनुप्रयोग वह कर लेता है। ये तो बात हो गई प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से अगर समझें तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए हमें प्रतापगढ़ जनपद की पॉपुलेशन के बारे में कोई शोध कार्य करना है। प्रतापगढ़ की जनसंख्या के बारे में हमको जो है आंकड़े संग्रहित करना, शोध कार्य आंकड़े संग्रहित करना। अगर रिसर्चर डोर टू डोर जाकर के स्वयं जनसंख्या संबंधी आंकड़े कलेक्ट करता है, संग्रहित करता है, तो ऐसे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, क्योंकि इसमें जो शोधार्थी है वो मौलिक रूप से स्वयं
डाटा कलेक्शन में इन्वॉल्व होकर के डोर टू डोर जा रहा है और जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को संग्रहित कर रहा है। दूसरी तरफ भाई मान लीजिए तमाम सरकारी संस्थान होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं और सरकार के तमाम विभाग होते हैं, निगम वगैरह होते हैं, समय समय पर ये लोग अपना डाटा जो है गजट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। अब उनके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से अगर रिसर्चर कुछ डाटा अपनी आवश्यकता अनुसार ले रहा है तो ऐसे आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहा जाएगा। अब बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राथमिक एवं द्वितीयक डाटा या प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्य में जो क्या अंतर है और वो अंतर किन आधारों पर किया जाता है। दोनों में अंतर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कई बार विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न आए हैं कि प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताइए। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों या तथ्य में जो अंतर होता है उसके लिए कुछ आधार होते हैं, उन्हीं आधारों पर दोनों में अंतर किया जाता है। जिसमें पहला आधार है एकत्रीकरण के ढंग को लेकर के अंतर। एकत्री यानी जो कलेक्शन प्रोसेस है, अभी हमने आपको बताया ना कि दोनों में कलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होती है। एक की कलेक्शन प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें स्वयं इंडिविजुअली रिसर्चर अनुसंधानकर्ता इन्वॉल्व होता है और वह स्वयं अपने सेल्फ एफर्ट से, व्यक्तिगत प्रयास से डाटा कलेक्ट करता है, आंकड़ों का संग्रहण करता है। जबकि द्वितीयक समंक में जो एकत्रीकरण की पद्धति होती है वो इनडायरेक्ट होती है, अर्थात पहले से ही किसी संस्था, व्यक्ति, एनजीओ आदि द्वारा आंकड़े संग्रहित किए गए होते हैं जिन्हें शोधार्थी रिसर्चर अपनी आवश्यकता अनुरूप यूज कर लेता है। ये तो एकत्रीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रख करके अंतर किया गया। दूसरा है मौलिकता को लेकर के अंतर। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो पूर्णतया मौलिक होते हैं और जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो मौलिक नहीं होते, वो व्युत्पादित होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं। मौलिक का मतलब है स्वयं निर्मित, स्वयं कलेक्ट किए गए होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े स्वयं कलेक्ट नहीं किए जाते हैं बल्कि इनका कलेक्शन पहले से रहता है। तो ये मौलिकता को लेकर के अंतर है। फिर है संशोधन के आधार पर अंतर। जो मौलिक आंकड़े होते हैं उनमें संशोधन आसानी से, सरलता से संभव है क्योंकि स्वयं रिसर्चर इनको कलेक्ट करता है तो वह उसमें जो है परिवर्तन कर सकता है, हेर फेर कर सकता है। जबकि जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं ये पहले से ही कलेक्ट किए होते हैं, इनके स्वरूप में, इनकी मात्रा में या इनसे संबंधित किसी भी बात को लेकर के रिसर्चर या शोधार्थी कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो नम्य होते हैं, इलास्टिक होते हैं, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, अनम्य होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है। किसके द्वारा? रिसर्चर के द्वारा। फिर है समय व श्रम के व्यय को लेकर के अंतर। चूंकि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं इसमें रिसर्चर का सेल्फ एफर्ट लगता है, खुद का धन लगता है, खुद का समय खर्च होता है, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं इनको पहले से ही संग्रहित कर रखा गया होता है किसी द्वारा। ऐसे में वहां से इनको केवल उठा लेना होता है, ले लेना होता है। ऐसे में द्वितीयक आंकड़ों में कम खर्च समय का होता है, पैसे का होता है, श्रम का होता है, जबकि प्राथमिक आंकड़ों में समय, श्रम और साधन, सभी धन, सबका ज्यादा व्यय होता है, ज्यादा खर्चीले होते हैं। तो इस तरीके से प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों या तथ्यों में जो अंतर है इन्हीं चार आधारों पर आप आसानी से कर सकते हैं। पुनः एक बार समझ लीजिए, एकत्रीकरण के ढंग को लेकर के अंतर, फिर है मौलिकता को लेकर के अंतर, संशोधन के आधार पर अंतर, समय व श्रम के व्यय को लेकर के अंतर किया जाता है। अब इस प्रकरण के अंतर्गत जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है
वह आता है प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियां। वो कौन कौन सी रीतियां या पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से एक रिसर्चर या शोधार्थी प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण करता है, प्राथमिक तथ्यों का संग्रहण करता है। एक बार मैं पुनः समझा दूं कि यहां पर तथ्य, आंकड़े और समंक पर्याय के रूप में यूज हो रहे हैं, इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। चाहे समंक शब्द मेरे मुंह से निकल रहा हो, मुख से, या आंकड़ा शब्द निकल रहा हो, या तथ्य शब्द निकल रहा हो, इन सब को अंग्रेजी में हम डाटा के रूप में ही मान करके चल रहे हैं और मेन चीज यहां डाटा ही है। तो प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियां, जो प्राइमरी डाटा होता है यानी प्राथमिक आंकड़ा होता है, उसके संग्रहण की कौन कौन सी रीतियां या पद्धतियां हैं, इनके बारे में जानते हैं। इसमें पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का मतलब है कि डायरेक्ट रिसर्चर द्वारा स्वयं डोर टू डोर जो है इनका संग्रहण किया जाता है, अर्थात सेल्फ एफर्ट, व्यक्तिगत प्रयास से, सेल्फ इन्वॉल्व होकर के, व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल होकर के शोधार्थी इन आंकड़ों का संग्रहण करता है। तो पहली रीति है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरा है प्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान। मौलिक यानी मूलतया प्रथम बार ये आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से शोधार्थी द्वारा ही कलेक्ट किए जाएंगे। फिर तीसरा है स्थानीय साधनों से सूचना प्राप्त करके। स्थानीय लेवल पर अगर कोई पत्रकार या सूचना प्रदाता है तो उसके माध्यम से भी जो है प्राथमिक समंकों का संग्रहण करवाया जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है यहाँ कि जब आप स्थानीय साधनों से सूचना प्राप्त करने का प्रयास करें तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति या साधन द्वारा आप सूचनाओं का एकत्रीकरण करवा रहे हैं वह वैध और विश्वसनीय होना चाहिए, वैलिड और विश्वसनीय। ऐसे किसी भी अविश्वसनीय व्यक्ति या संस्था द्वारा आप प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण नहीं करवा सकते, ठीक है ना। नहीं तो मैनिपुलेट या आर्टिफिशियल डाटा बना करके आपको दे देगा और सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, अर्थात शोध कार्य हमारा जो है निष्प्रभावी हो जाएगा। फिर है अगला अवलोकन तथा निरीक्षण द्वारा। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, इसमें शोधार्थी स्वयं समस्या से जुड़े हुए जो वेरिएबल्स होते हैं उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आकर के उनका अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है और उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, अर्थात डाटा का संग्रहण करता है। फिर है प्रश्नावली तथा अनुसूची द्वारा। प्रश्नावली यानी कुछ प्रश्न बना करके जो है उसे दिया जाता है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारा निदर्शन है, जो हमारा सैंपल है, उसमें शामिल लोगों को वो प्रश्नावली और अनुसूची उपलब्ध करवा दी जाती है और उन प्रश्नों का या अनुसूची में सम्मिलित जो पद या आइटम्स होते हैं उनको सरल करके जो है उत्तरदाता शोधार्थी को दे देता है और शोधार्थी उत्तरों के माध्यम से डाटा कलेक्ट कर लेता है। तो बात हो गई प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियां या पद्धतियां। इन रीतियों या पद्धतियों के माध्यम से हम जो है प्राथमिक समंकों का संग्रहण करते हैं। अब अगला जो बिंदु है इस महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत वह है प्राथमिक समंक के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां से प्राथमिक समंकों का संग्रहण किया जाता है। जिसमें पहला है व्यक्ति के स्वयं के प्रयोग तथा सर्वेक्षण, अर्थात जो शोधार्थी है वह जो प्रयोग कर रहा है, जो सर्वे कर रहा है, उससे जो कुछ उसको प्राप्त हो रहा है वो भी प्राथमिक समंक का आधार होते हैं, एक स्रोत होते हैं, उनसे भी प्राथमिक समंक कलेक्ट होते हैं। फिर है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधित्वात्मक सर्वेक्षण। इसमें अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट यानी खुद ना करके किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा जो सर्वे इत्यादि करवाए जाते हैं उनसे जो प्राप्तियां या इनपुट जो मिलता है वो भी प्राथमिक समंक के स्रोत के रूप में होते हैं। फिर है प्रश्नावली तथा परीक्षण अनुसूची। इनको भी प्राथमिक या प्राइमरी डाटा के एक रिसोर्स के रूप में बहुत ही प्रमुख स्थान रिसर्च वर्क में प्राप्त होता है, जहां रिसर्चर प्रश्नावली तथा परीक्षण अनुसूची के माध्यम से
उत्तर प्रदाता से उत्तर प्राप्त करता है और उसका इंटरप्रिटेशन करके उत्तर का जो है आंकड़ों का संग्रहण करता है। फिर है स्थानीय प्रतिवेदनों द्वारा प्राप्त सूचनाएं। स्थानीय यानी लोकल रिपोर्टिंग, यानी लोकल स्तर पर जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं जो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, वो रिपोर्टिंग भी प्राथमिक समंक के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब दूसरा है द्वितीयक समंक के स्रोत। जो द्वितीयक समंक हैं उनके कौन कौन से स्रोत हैं, तो उनमें है व्यक्तिगत अभिलेख। अब व्यक्तिगत अभिलेख का मतलब जो सेल्फ रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, खुद से जो रिकॉर्ड तैयार होता है, जो खुद से अभिलेखन होता है, उसमें है पहले व्यक्तिगत पत्र यानी खुद द्वारा लिखा गया कोई पत्र, जीवन वृत्त यानी बायोग्राफी, दैनंदिनी यानी रोज की जो दिनचर्या संबंधी पुस्तिका होती है, ये सब द्वितीयक समंक के प्रमुख स्रोत होते हैं। फिर द्वितीयक समंक में जो दूसरा है वो है सार्वजनिक अभिलेख यानी सरकारी अभिलेख। गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसमें सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े, सरकारी पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट या जो अन्य सरकारी सूचनाओं के साधन है, यानी सरकार जिन अन्य साधनों से सूचना या इंफॉर्मेशन देती है उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। इंपॉर्टेंट पहलू है, ध्यान से समझ लीजिए। पहले द्वितीयक समंकों के स्रोत को दो भागों में बांटा गया। एक व्यक्तिगत अभिलेख यानी जो सेल्फ रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत पत्र हो सकता है, जीवन वृत्ति हो सकती है, दैनंदिनी हो सकती है। फिर दूसरा है सार्वजनिक अभिलेख यानी सरकारी अभिलेख, जिसमें सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े हो सकते हैं, सरकारी पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट हो सकती है, अन्य सरकारी सूचनाओं के साधन हो सकते हैं। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के जो स्रोत हैं इनको आप इस रूप में जान और समझ सकते हैं। अब अगला पड़ाव जो इस टॉपिक के अंतर्गत आता है वह है समंक संग्रहण के समय आवश्यक सतर्कता। जब हम आंकड़ों या समंकों का संग्रहण करें तो किन बातों को ध्यान में रखें, ऐसी कौन सी कसौटियां हैं जिनका अनुपालन समंकों के संग्रहण के समय रिसर्चर को सुनिश्चित करना होता है। अगर इन कसौटियों को ध्यान में न रखा गया और शिथिलता बरती गई तो निश्चित ही उचित आंकड़ों का संग्रहण नहीं हो पाएगा, विश्वसनीय और पर्याप्त आंकड़ों का संग्रहण नहीं हो पाएगा और संपूर्ण रिसर्च कार्य इससे प्रभावित होगा। तो पहली कसौटी है आंकड़ों की प्रामाणिकता, अर्थात जो भी डाटा कलेक्ट किए जाएं वो प्रामाणिक हो। अप्रामाणिक आंकड़े जो है वो शोध कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, इससे शोध कार्य की प्रामाणिकता भी भंग होती है। तो पहली शर्त के रूप में आप इसको रख सकते हैं कि आंकड़े कैसे हों, आंकड़े प्रामाणिक हों। दूसरा है सूचनाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों का ज्ञान। जिन व्यक्तियों से सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं उन व्यक्तियों के बारे में भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर उन व्यक्तियों के बारे में ज्ञान नहीं है तो निश्चित मान के चलिए हम उनसे बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र नहीं कर पाएंगे। तीसरा है सामग्री की उपयोगिता का मूल्यांकन। जो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डाटा कलेक्शन के नाम पर हम कूड़ा करकट भर लें और जिनकी कोई उपयोगिता ही शोध क्षेत्र में ना हो पाए। तो ऐसे में जो भी डाटा कलेक्ट किए जाएं उनकी उपयोगिता का अभिज्ञान शोधार्थी को अवश्य होना चाहिए। फिर है लिखित अभिलेखों का उद्देश्य। जो रिकॉर्ड है चाहे वो सार्वजनिक रिकॉर्ड हो, ठीक है ना, चाहे व्यक्तिगत, ठीक, उन अभिलेखों के निर्माण का उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से वो अभिलेख बनाए गए हैं, इन सब का अभिज्ञान भी एक शोधार्थी को होना चाहिए। साथ ही डाटा कलेक्शन के लिए विश्वसनीय टूल्स यूज होने चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। डाटा कलेक्शन के लिए जिस टूल्स का यूज शोधार्थी द्वारा किया जा रहा है वो टूल्स विश्वसनीय और वैलिड हो, यानी रिलायबल और वैलिड हो, वस्तुनिष्ठ हो, ऑब्जेक्टिव हो। तो साथ ही मितव्ययिता को भी ध्यान में रखना है कि डाटा कलेक्शन में बहुत अधिक समय, श्रम और साधन ना खर्च हो, बहुत अधिक फिजूल खर्ची ना हो।
तो इन सब बिंदुओं का ध्यान जो है एक शोधार्थी को डाटा कलेक्शन के समय रखना चाहिए। इस प्रकार आज हम आप लोगों ने अनुसंधान पद्धति विषय के अंतर्गत समंक या आंकड़ों के संग्रहण के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम आप लोगों ने जाना कि आंकड़ा संग्रहण की प्रक्रिया क्या होती है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से हैं और ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिनका अनुपालन एक शोधार्थी को आंकड़ों के संग्रहण के समय सुनिश्चित करना चाहिए। इन सब बातों को हम आप लोग इस प्रकरण के माध्यम से जान और समझ चुके हैं। यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।